फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से जीपीडब्ल्यू में। आज हम प्रोजेक्टाइल के कुछ और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीपीडब्ल्यू आपको तैयारी करा रहा है झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए, जो कि वैकेंसी आई है झारखंड से, जिसमें से वो लोग इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, क्या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते कि नहीं। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि जिसका ग्रेजुएशन बायो से हुआ हो, है ना, या फिर केमिस्ट्री से हुआ हो या फिर फिजिक्स, वही तीन कैंडिडेट जो बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो इसके लिए आप श्योर रहें। हाँ, बाकी आपका बीटेक है उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, आपने मैथ से ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आप इन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन का। आई होप मज़ा आ रहा होगा, है ना। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करें, और आप अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, है ना, और अच्छे से तैयारी करें। आई होप आप एक अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप क्वालिफाई करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे मेरे पास तीन न्यूमेरिकल है सर। पहला कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, है ना। तो फर्स्ट में है कि गिवन इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि गिवन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन गिवन है, तो कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी। ओके ना, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। और तीसरा मेरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर कोई आदमी, एक बेसबॉल प्लेयर, अगर किसी बॉल को मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस 100 मीटर तक फेंक सकता है, तो वो मैक्सिमम हाइट क्या फेंक सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे सब सवाल शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, है ना। जैसे कि 1 मिनट में सॉल्व करना है, ऐसे सब क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बनता है, बहुत छोटा सा रहता है। अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो दिया हुआ रहता है उससे हाफ होता है हाइट, है ना। आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो हाफ होगा, है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू रूल फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के व्यू से इसको देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब सवाल का प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों का। अगर आपका प्रैक्टिस ऐसे सब क्वेश्चन से है तो बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है आप लोगों का। अगर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और फिर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो मेरा पहला सॉल्यूशन है, मेरा इक्वेशन क्या है, गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है टाइम के टर्म में। तो यहाँ पे फिर सवाल आ गया कि कैलकुलस वाली बातें यूज होगी। क्या आपको कैलकुलस आता है? नहीं आता है तो पिछला जो वीडियो है मेरा डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, आप वो वीडियो जरूर देखें और वहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सीखें, और उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, 8t माइनस 5t स्क्वायर। जब डिस्प्लेसमेंट जब गिवन रहता है तो हम लोग वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब डिस्प्लेसमेंट गिवन रहता है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है तो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। फिर अगली बात क्या आ जाती है कि जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही बात हो जाता है इसका। जिस जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी चाहिए तो dx अपॉन dt हम लोग लिख लेंगे। अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या लिख लेंगे हम लोग, dv अपॉन dt। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, v dv अपॉन dx। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को जब यहाँ पे y कंपोनेंट है, इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे मैंने x ले लिया है। एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन ना टू सेपरेट डायरेक्शन, x एक्सिस और y एक्सिस के मिक्सर को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। x एक्सिस और y एक्सिस में दोनों में इसका मोशन होता है। तो y का यहाँ पे गिवन है क्योंकि x एक्सिस में प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलेरेशन होता है वो 0 होता है ना।
तो यहाँ पे इसलिए तो ये क्वेश्चन एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को प्रोजेक्ट करते यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो ये वेलोसिटी क्या होता है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट चेंज थ्रू आउट मोशन, और यू वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, यू साइन थीटा, ये चेंज करता है। ओके ना, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, वाई वाला दिया हुआ है, तो इसका तो कुछ होना नहीं है, एक्स का तो कुछ होना नहीं है ना। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स बाई डी टी, उसका जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन देता है। और जब एक्सेलरेशन का एक और है, इसको कैसे आया मैं ये बता दूं पहले, है ना, मैं जल्दी से बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये टर्म है ना, ये टर्म है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या नहीं ना, कोई दिक्कत, डी वी अपॉन डी टी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इसके लिए, डी वी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी एक्स, ऊपर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों को dx लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं dv अपॉन dx, और यहाँ पे dx अपॉन dt, है ना। ये कैसे आया, बस मैं वो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स कैसे आता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता क्या, डी वी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी वी अपॉन डी टी तो लिखा, फिर डी एक्स ऊपर में भी लिख लिया, डी एक्स नीचे भी लिख लिया, ओके ना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया मैंने, है ना, क्या किया, डी वी अपॉन डी एक्स लिख लिया और dx अपॉन dt लिख लिया, पहले ही जैसा है, बस अरेंज किया है इसको। dx अपॉन dt मतलब डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो क्या देता है, वेलोसिटी, और ये मेरा क्या हो गया, dv अपॉन dx। तो कुछ इस तरह ये चीज़ आता है, ये टर्म आपको आना चाहिए, है ना, कि एक्सेलरेशन दोनों यूज होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए बातें होती है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको पता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आया मेरा, v बराबर यू प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और nth टाइम के लिए अगर हम बोलें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth टाइम, u इक्वल टू a बाई टू 2n-1। तो ये है मेरा कुछ इक्वेशंस। तो ये जितनी भी है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वेरिएबल के लिए नहीं है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन चेंज करता हो टाइम, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात हो, तो उस केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो ये कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के व्यू से देखा जाए। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ऐसे सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका फुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऐसे सब टॉपिक पे, है ना। तो फिर ऐसे सब न्यूमेरिकल जो है चुटकी में बन जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसके न्यूमेरिकल को, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। तो कुछ यहाँ पे ऐसा ही कहानी है, ये चीज़ आना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करने के लिए। मेरा वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, नो प्रॉब्लम। इसके लिए जब हम वेलोसिटी लिखे तो इट मीन्स हम क्या लिख लें, वी वाई लिख लें, है ना, निकलेगा मेरा वाई कंपोनेंट का ही वेलोसिटी। तो हम क्या लिख लें यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी टी, वाई इक्वल टू क्या है, 8t 5t स्क्वायर अपॉन डी टी। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने सिखाया गया ऐसे सब, वहाँ पे x लेके सिखाया गया, यहाँ पे t है तो कोई दिक्कत नहीं, d 8t अपॉन डी टी, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखाएगा, और यहाँ पे d 5t स्क्वायर अपॉन डी टी। ओके, यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेना, यही तो सिखाया जाता है ना। तो 8 डी टी अपॉन डी टी, और माइनस यहाँ पे 5 को बाहर कर लिया, डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा, 8 इंटू 1 माइनस 5, उसका एन एक्स एन माइनस 1 वाला जो डिफ्रेंसिएशन में बताया गया था, यहाँ पे 2t माइनस 2, इट मीन डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो फाइनली मेरा वी वाई इक्वल टू क्या आ गया, 8 माइनस 5 2 जा 10t, है ना, 5 2 जा 10t। अब मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है। अब यहां से हमको चाहिए एक्सेलरेशन, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इट मींस यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी वाले इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे काफी इजी वे में हम बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए, है ना।
तो यहाँ पे फिर से वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया, मैं वेलोसिटी के इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो देख रहे हो आप सब क्लियर ना। तो वेलोसिटी क्या है मेरा 8d8 माइनस 10t अपॉन dt। अब यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा d8 अपॉन dt माइनस d10t अपॉन dt, है ना। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा और ये 10 बाहर होगा, dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। इट मीन्स मेरा जो एक्सेलरेशन आया फाइनली वो क्या आया, -10, है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो 10, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे आता है मेरा। अगर ऐसा इक्वेशन है, ये एग्जाम में कोई भी इक्वेशन दे सकता है, आपको स्टेप फॉलो करना है, ये चीज समझना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई गिवन टाइम पे पूछ सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ सकता है, तो ये अलग टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए रेडी रहना, अलर्ट रहना और ऐसे सब न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते रहना। इसका मेरा आंसर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप समझ में आया होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पता है तो ही फिर ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, इसको कंपेयर करके, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा और कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। मेरा इक्वेशन क्या है, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है ना। ये चीज़ पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। ये चीज़ पता होना चाहिए, ये गिवन है, ये पहले नहीं लिखना है आपको। जनरल ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या है जो प्रूफ होके आता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये इक्वेशन जो है कब यूज कर सकते हैं, जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करे। तो अगर वर्टिकल के साथ अगर थीटा पे करते तो उसका अलग आता है, तो ये चीज ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स के साथ थीटा एंगल पे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा जो इक्वेशन प्रोजेक्टाइल आता है यहाँ पे प्रूफ भी होता है कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा या नहीं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बता रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ रहा होगा, ये मेरा जनरल इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। अब इसको यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंपेयर करने के बाद देखते क्या क्या मिलता है मेरा, है ना। मेरा गिवन क्या है, गिवन क्या है मेरा, गिवन है मेरा एक्स वाई इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ये है मेरा गिवन। अब यहां पे देख रहे हैं कि मेरे पास है क्या, कैसा कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहां पे देख रहे हैं, अगर यहां नहीं है कुछ तो क्या 1 लिख सकते हैं क्या। अब एक चीज देखना यहां पे भी कि मेरा जी एक्स स्क्वायर अप बाई 2 और इसके 1 के जगह पे क्या लिख, यहाँ पे मेरा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे क्या हम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिख सकते हैं क्या। दूसरा चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा है और यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ मेरा क्या है √3 है। इट मीन्स टेन थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं क्या। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, है ना। ये चीज समझना है कि यहाँ टेन थीटा के जगह √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या है, हाफ जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स यहाँ पे भी है जी एक्स स्क्वायर बाई 2 और नहीं कुछ है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है यहाँ पे। ऐसे सब न्यूमेरिकल एग्जाम में परेशान कर देते हैं ना, जब यहाँ पे माइंड काम नहीं करता तो हम लोग फंस जाते हैं ऐसे सब न्यूमेरिकल में, है ना। तो फंसना नहीं है, मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ इसको और अच्छे से सिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए तो आप कहीं पे भी एग्जाम में फंसने वाले नहीं हो, है ना। तो मेरा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर इसको कंपेयर करते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3, क्या लिख सकते हैं, √3। अब टेन का कौन सा वैल्यू √3 देता है ये पता होना चाहिए, कौन सा, 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 10
60 डिग्री। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा 60 डिग्री। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा भी जा रहा था कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेरा पहला चीज यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है मेरा 60 डिग्री। ओके ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री। अब आता है सवाल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू जब फाइंड आउट हो गया तो कंपेयर करते हैं कि अगला चीज कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है मेरा 1। तो यू स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं जल्दी से बता दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके वेरी गुड। तो ये मेरा हो जाता है यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा इक्वल टू जब मेरे को पता है यहाँ पे तो कैसा लिख सकते हैं ना, कॉस 60 डिग्री ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सिखाया इस तरह का स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर इट मींस, है ना। तो कॉस 60 डिग्री लिख के फिर उसका स्क्वायर डाल देते तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है ये पता होना चाहिए, 1/2 होता है ना। तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता है मेरा 1 अपॉन 1/2। तो इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। ओके ना, आई होप समझ में आया होगा। ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल था। यहाँ पे इसको मिटा के मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको, है ना। पहले मैं इसको मिटा के यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, है ना। तो मेरा जो यू स्क्वायर इक्वल टू आया था, यू स्क्वायर इक्वल टू आया था 4। तो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा √4 इक्वल टू 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, इट मीन्स यहाँ पे मेरा थीटा इक्वल टू कितना निकला 60 डिग्री और यू इक्वल टू कितना निकला 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये काफी अच्छा सवाल था। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को कंपेयर करके ऐसे सब सवाल बनते हैं। इसमें और भी अच्छे सब सवाल कराने वाले हैं, जनरल वैल्यू से रिलेटेड सवाल कराने वाले, तो आप वीडियो में बने रहें। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए बेसबॉल प्लेयर कैन थ्रो ए बॉल इफ ही कैन थ्रो इट टू मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ओके ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो 100 मीटर फेंक सकता है, तो हाइट वो कितना फेंक सकता है। तो जैसा कि मैं ट्रिक बताया कि वो हाफ से मल्टीप्लाई करके आप शॉर्ट में बना सकते हो, बट ये बनता कैसे वो मैं ये सिखाऊंगा अभी। ओके, आप वीडियो में यहाँ पे बने रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना ये देखना है मुझे, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा है। तो जैसा कि पता है कि मेरे पास इक्वेशन क्या है मैक्सिमम हाइट के लिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये चीज सबको पता होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, अगर ये नहीं आता तो प्रोजेक्टाइल में कुछ नहीं आना है ना। तो फिर यहाँ पे रेंज के लिए क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये दो चीज आना जरूरी है। अब जब एच मैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको चाहिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। जब हम आर मैक्स का वैल्यू बात करते हैं तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता था। अब यहाँ पे बात होता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो वो आता है 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो वो आता है 1। अब इसको कौन सा थीटा का वैल्यू पुट करे जो 1 आ जाए, तो एच मैक्स के केस में पता चलता है कि अगर थीटा हाँ इफ थीटा कितना हो 90 डिग्री, कितना हो इफ थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो फिर मैक्सिमम हाइट वाली केस बनती है, क्योंकि यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा। फिर इट मीन्स एच मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच मैक्स कितना हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। फिर जब आर मैक्स की बात करते हैं सिमिलरली, तो यहाँ पे 2 है ना, 2 थीटा, तो थीटा इंटू 2 मतलब 45 अगर रखते हैं तो ये मेरा 90 हो जाता है ना। तो थीटा के जगह अगर 45 रखते हैं तो इट मीन्स आर मैक्स के लिए जो कहानी है वो क्या है, थीटा इक्वल टू कितना रखना है 45 डिग्री। आप 45 रखोगे, 45 2 या 90, साइन 90 का वैल्यू 1। इट मीन्स आर मैक्स की कहानी क्या होगी, आर मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए ऐसे सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो सकता है यहाँ पे रेंज पूछ लिया जाए, तो फिर रेंज से अगर हाइट गिवन है तो रेंज पूछ रहे वो दोगुना हो जाता है। तो ऐसे सब कंफ्यूजन से बचने के लिए, एरर ना हो, तो आप कुछ इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कहानी मैक्सिमम वाली है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज का जो स्पेशल केस है वो थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो इस चीज को समझना है पहले, है ना।
तो चलते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास गिवन क्या है, दोनों गिवन है ना, इसको यहाँ पे समझना है। मेरे पास दोनों गिवन एच मैक्स है कितना 100, नो 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 नो, मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ आर मैक्स कितना है, आर मैक्स कितना है 100 है, और एच मैक्स निकालना है, यहाँ पे एच मैक्स फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, एच मैक्स अपॉन आर मैक्स, है ना, एच मैक्स अपॉन आर मैक्स। तो एच मैक्स क्या है मेरा यू स्क्वायर अपॉन 2g, और आर मैक्स मेरा क्या है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर मेरा मर जाता है, यहाँ पे जी मर जाता है, तो फाइनली क्या आता है 1/2। कितना आता है 1/2। तो एच मैक्स आर मैक्स कितना है मेरा, एच मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर मैक्स अपॉन 2 हो जाएगा। आर मैक्स कितना है मेरा 100/2, तो कितना हो जाता है मेरा 50 मीटर। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका आधा होता है, तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर आया, है ना। मैक्सिमम हाइट वो बंदा कितना फेंक सकता है, बेसबॉल प्लेयर, वो 50 मीटर तक फेंक सकता है, अगर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर फेंक रहा है तो यहाँ पे और भी सारे एग्जांपल बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये 200 फेंक रहा है तो, अगर 200 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंक रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकता है 100, अगर 500 फेंक रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकता है 250। तो आई होप समझ में आया होगा, काफी अच्छा वीडियो था। हाँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें, प्रिपरेशन को अच्छे से करें अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम मेरा अच्छा जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जब मेरा न्यूमेरिकल जब आए तो उसको पहले अपने से सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करें। हाँ, ना हो तो फिर बाद में सॉल्यूशन देखें। ओके, तो आई होप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे अच्छे सब न्यूमेरिकल लेकर के।